हेलो एवरीवन, मैं सारिका मिश्रा उपस्थित हूँ आपके सामने होम साइंस का एक टॉपिक लेकर के जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से है, जिसका नाम है सेल। मैं आपको बता दूँ, ये मेरी वीडियो आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबने सेल नाम बिल्कुल सुना होगा और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिन लोगों ने टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम जीआईसी का दिया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि जो हमारा शरीर है या हमारे शरीर का जो एक इकाई है वो कोशिका है। तो हम आप ये कह सकते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की एक कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल थ्योरी गिवन बाय स्लीडन एंड स्वॉन इन 1839। एक सेल थ्योरी दी गई थी, कोशिका सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, उसको स्लीडन एंड स्वान ने दिया था। इनकी थ्योरी में इन्होंने ये प्रपोज किया कि जितने भी धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं। और एक चीज़ इन्होंने और कही थी कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं। मतलब कि एक कोशिका पिछली जो कोशिका होती है उसी से मिलकर निर्मित होती है। ऐसे होता ना कि एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, फिर दो कोशिका से चार कोशिकाएं बनती हैं। सेल डिवीजन में आपको ये बताया जाएगा। लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। जो रॉबर्ट हुक ने सेल की जब खोज की थी तो उन्होंने जिस सेल की खोज की थी वो सेल डेड थी। इसके बाद कुछ दिन बाद जब इन्होंने ल्यूवेनहॉक ने सेल की खोज करी तो उन्होंने लिविंग सेल की खोज करी, जो वो कोशिका जीवित थी। अब आपको मैं बता दूं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, मतलब कि जो सबसे छोटी कोशिका होती है, वो बैक्टीरिया में होती है और उस बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोप्लाज्मा। यहाँ पर और की जगह गलती से एंड लिख गया है, तो आप ये समझिए कि जो सबसे छोटी कोशिका है वो बैक्टीरिया में होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा। अब आते हैं लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल मतलब कि जो सबसे बड़ी सेल होती है वो ऑस्ट्रिच एग की होती है। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का नाम सुना होगा आपने। शुतुरमुर्ग का जो एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। अब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है हमारी बॉडी में, मतलब कि सबसे छोटी कोशिका जो मानव शरीर में है, वो है स्पर्म और आरबीसी। अगर कभी ऑप्शन में स्पर्म आता है तो भी आप टिक कर सकते हैं, और आरबीसी, अगर स्पर्म ना होकर के आरबीसी दिया हुआ है तो आप आरबीसी पे भी टिक कर सकते हैं। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी मतलब कि हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है ओवम। आपको पता है कि फीमेल में ओवम होता है, जिसको हम अंडाणु भी कहते हैं हिंदी में। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट का मतलब यहाँ पर सबसे लंबी सेल की बात हो रही है, वो हमारी नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन, मतलब कि तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका कहाँ पाई जाती है? हमारे ब्रेन में। ठीक है, तो ये सबसे लंबी सेल होती है जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं और जो कि हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये सेल का डायग्राम है और आप लोगों ने इसके पहले भी देखा ही होगा। यहाँ पर मैं मार्कर नहीं यूज़ कर पा रही हूँ अभी, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ दिख रहा है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्जी अपैरेटस है, क्रोमैटिन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, अभी मैं आगे आपको डिस्कस करूँगी कि कैसे क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे दाने लाइक एक स्ट्रक्चर होता है उसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। और ये जो आपको इसके अंदर भी, मतलब कि सेल के अंदर ये जो राउंड गोल बना हुआ है उसके अंदर डॉट डॉट दिख रहा है, वो भी राइबोसोम्स होते हैं। अभी आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे कहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं। सबसे पहला है हमारा सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम हिंदी में कोशिका झिल्ली बोलते हैं। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी दिख रहा होगा कि सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है और आपको जो भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और देखिए मैं हिंदी में ही आपको समझा रही हूँ। इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है, मतलब कि झिल्ली, जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया ना इधर, ये बिल्कुल जो ये गोल राउंड दिख रहा है बिल्कुल, इसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो ये सबसे आउटर लेयर, मतलब बाहरी जो परत है, उसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ एज वेल प्लांट एंड एनिमल सेल। कि ये जो कोशिका झिल्ली होती है वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है। इट इज़ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसपीएम भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मतलब ये है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये कुछ ही पदार्थों को अपने बाहर जाने देती है और कुछ पदार्थों को ही अपने अंदर आने देती है, इसीलिए हम इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ प्रोटीन एंड फैट। ये जो बनी हुई है ये फॉस्फोलिपिड और
सॉरी मतलब फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, इट्स मीन कि ये प्रोटीन और फैट से मिल करके बनी हुई है। क्या बनी हुई है? कोशिका झिल्ली आपकी प्रोटीन और फैट से मिल करके बनी हुई है। नेक्स्ट आता है आपका सेल वॉल। सेल वॉल जो है प्लांट्स कोशिकाओं में होते हैं, जैसे लिख रखा है सेल वॉल प्रेजेंट इन ओनली प्लांट्स, मतलब कि जो प्लांट सेल होती हैं उनमें ही सेल वॉल पाया जाता है। इट इज़ परमिएबल, ये क्या करती है? सारी चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने देती है। परमिएबल है, ये अर्धपारगम्य नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, और ये जो बनी हुई है वो सेलुलोज की बनी हुई है। उधर आपने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है और सेल वॉल जो आपकी है वो सेलुलोज से बनी हुई है। अब नेक्स्ट आपका आता है साइटोप्लाज्म। इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल। अभी मैंने जो आपको सेल का डायग्राम दिखाया था उसके अंदर पूरा जितना सेल का वो राउंड वाला शेप था उसमें ये लिक्विड पार्ट होता है, एकदम जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप कह सकते हो कि पानी जैसे हम समझते हैं, पानी तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा बट लिक्विड पार्ट है ये। सेल के अंदर एक भरा होता है लिक्विड, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इट कंटेन्स वेरियस सेल ऑर्गेनील्स। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी, और मतलब इसी लिक्विड पार्ट के अंदर ही सेल के और भी जितने ऑर्गेनील्स होते हैं, मतलब कोशिका के अंग होते हैं, इसी लिक्विड पार्ट में ही होते हैं, न्यूक्लियस को छोड़ करके। न्यूक्लियस नहीं होता है इसके, मतलब न्यूक्लियस एक अलग पार्ट है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा जो लिक्विड पार्ट है उसी को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एक और है आपका टर्म प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम जीव द्रव्य बोलते हैं। तो जो आपका हम न्यूक्लियस को छोड़ करके जितने बाकी अदर जो पार्ट बच रहा है उसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम कोशिका के अंदर जितने मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को जोड़ करके बताएं तो उसी को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और जो प्रोटोप्लाज्म है ये हमारा एक फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, क्योंकि सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स आते हैं, जितने भी ऑर्गेनील्स हैं इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कॉलिकर एंड एल्टमैन ने, और नाम दिया था उनका बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये चीज़ आप लगभग सब लोगों ने सुनी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है वो हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हमारे मतलब आपकी सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट नहीं होता है, और जो आपका डीएनए और आरएनए होता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट होता है। डीएनए के बारे में आगे चल करके आपको पूरा बताया जाएगा। राइबोसोम्स पे आते हैं। राइबोसोम की खोज की थी पैलेडी ने 1955 में। इट इज़ नोन एन फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर प्रोटीन इसको मतलब कि राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स, मतलब कि जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं धरती पे वो सब में राइबोसोम्स पाया जाता है। राइबोसोम्स के दो प्रकार होते हैं, जिसको एक हम 70S बोलते हैं और एक होता है 80S। उसको हम ये बोलते हैं कि जो 70S होता है उसको हम स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम्स बोलते हैं। आप ये कह सकते हो कि ये राइबोसोम्स का छोटा पार्ट है। फाउंड इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल्स, मतलब कि ये बैक्टीरिया में होता है। जो 70S राइबोसोम्स पाया जाता है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब आपका दूसरा है जो लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम, जिसको 80S के नाम से जानते हैं। ये राइबोसोम्स का बड़ा वाला भाग है। फाउंड इन डेवलप्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब कि जो वो सेल्स जिनमें जो डेवलप्ड होती हैं, वो चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उन दोनों में ये 80S राइबोसोम्स पाया जाता है। न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में हम केंद्रक बोलते हैं। डिस्कवर्ड इन रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। नोन एज ब्रेन ऑफ सेल। जिस तरह से हमारे शरीर का जितना भी फंक्शन है, मेन फंक्शन जो मुख्य कार्य हैं वो हमारा ब्रेन मैनेज करता है, उसी तरीके से सेल के जितने भी कार्य होते हैं, मेन कार्य जो होते हैं, मेन फंक्शन होते हैं, उसको न्यूक्लियस ही मेंटेन करता है। इसलिए हम इसको ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, मतलब कोशिका का दिमाग कह सकते हो आप। द सेल न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियोलस का मतलब यहाँ पर यह है जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर एक बिल्कुल उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कि जो न्यूक्लियर के बाहर की लेयर है, जैसे हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसमें, और न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस के अंदर वाला भाग को न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और क्रोमोसोम्स भी होता है। क्रोमोसोम्स भी सब जानते ही होंगे ह्यूमन बॉडी में
23 पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। कहने का मतलब जैसे ऊपर बताया ना कि ब्रेन ऑफ सेल्स, शरीर सेल के सारे कार्यों को ये नियंत्रित रखता है, उसी तरीके से ये मतलब कि सेल के अंदर जितने भी कार्य होते हैं, या आप ये कह सकते हो कि ये बीच में होता है, तो ये कंट्रोलिंग सेंटर है, सेल के हर तरीके कार्य को ये कंट्रोल करता है और सही रखता है। आरएनए फाउंड इन न्यूक्लियस, जो आरएनए होता है आपका, राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको बोलते हैं, ये न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। और डीएनए फाउंड इन क्रोमैटिन, जो डीएनए है आपका, अभी उधर आपने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये न्यूक्लियस में भी होता है। तो न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है उसको न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपका ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर ही ये मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही ये क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं। तो जो डीएनए आपका होता है, तो जो क्रोमैटिन धागे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, उसी क्रोमैटिन धागे में ही डीएनए पाया जाता है। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, आपको भी ये पता है कि ये एक जेनेटिक मटेरियल है, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफ़र होता रहता है। अब आपको जीन क्या है, सेगमेंटेशन ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। जो डीएनए है उसको हम अगर उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखें, तो डीएनए को अगर आप अलग अलग कर दो, सेगमेंटेशन का मतलब यहाँ पर अलग होने से, डीएनए को अगर हम पार्ट में अलग कर दें तो उसके एक पार्ट को हम जीन बोलेंगे। और कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज क्रोमोसोम्स। जो डीएनए है अगर उधर ऊपर आपने सेगमेंट किया, अलग किया, तो वो उसको हम जीन कहेंगे, और इधर आपने एक कंडेंस फॉर्म में, मतलब इकट्ठा आप कह सकते हो, कंडेंस का मतलब इकट्ठा एक दूसरे से गुथा हुआ, उस फॉर्म में अगर हो जाएगा तो उसी को हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की थी ड्यूए ने, नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। कहने का मतलब ये, इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसको आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम से एक एंजाइम सिक्रीट होता है। जब किसी भी टाइम हमारे सेल में कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन वहाँ हो जाता है, तो लाइसोसोम से वो एंजाइम सिक्रीट होता है और वो अटैक करता है उस बैक्टीरिया पे, और वो उस एंजाइम के थ्रू उसको डाइजेस्ट कर लेता है, और फिर लाइसोसोम खुद भी फिर मर जाता है। इस वजह से हम इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। बैक्टीरिया का भक्षण करता है, आप सीधे ये कह सकते हो कि सेल में अगर कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी अटैक होता है तो उसको वो अपने जो एंजाइम निकलता है उसके थ्रू वो उसको पचा लेता है, इसीलिए हम इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गोल्जी अपैरेटस, डिस्कवर्ड बाय कैनेलो गोल्जी, मतलब इसकी खोज कैनेलो गोल्जी ने की थी। नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ऑफ द सेल, ऑल्सो नोन एज सेक्रेटरी ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। ये क्या करता है कि जो कोशिका के अंग होते हैं उसमें ये कंट्रोल करता है, ध्यान रखता है कि कौन कौन सी चीज़ें सिक्रेट करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं सिक्रेट करनी है। तो ये एक तरीके से ये भी कंट्रोल करता है, चीज़ों को देखता है। इसी वजह से इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ऑफ द सेल कहते हैं। कैसे पुलिस होता है ना कि पुलिस डिपार्टमेंट, मतलब कि पुलिस कॉलोनी अगर है तो वो होता है ना कि किसको आना है किसको नहीं आना है, तो उसी तरीके से ये देखता है कि सेल से कौन सी चीज़ों को सिक्रीट करना है, कौन सी चीज़ों को सिक्रीट नहीं करना है, सो दैट इसको हम ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ऑफ द सेल कहते हैं। गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंस इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। जो गोल्जी अपैरेटस है वो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट नहीं होता है, बाकी जितनी भी जीवित सेल्स हैं धरती पे सब में गोल्जी अपैरेटस पाया जाता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, ये एक्रोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एक्रोसोम क्या होता है? जो मेल की बॉडी में, मतलब कि पुरुष के शरीर में जो स्पर्म पाया जाता है, ये स्पर्म के अगले भाग को हम एक्रोसोम कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। गोल्जी अपैरेटस जो होता है वो प्रोटीन के पैकेजिंग के लिए और ट्रांसपोर्टिंग के लिए और मॉडिफाइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि प्रोटीन को पैक करके कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, कितना मॉडिफाई करके कहाँ पे कोशिका के किस अंग को भेजना है, इस चीज़ को भी जो है मतलब मैनेज करता है। इसलिए भी हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ER। तो ER जहाँ भी लिखा होगा उसका मतलब आप ये समझना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है। डिस्कवर्ड बाय पॉटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 तरह के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही मैंने बताया ना आपको कि उधर जो है एक छोटी संरचना, दानेदार संरचना होती है, उस दानेदार संरचना को ही राइबोसोम्स बोल रहे हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जहाँ पर दानेदार है वहाँ पर है स्मूथ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट, वहाँ पर नहीं प्रेजेंट होते हैं। और नो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो आपको
दो चीज़ें ध्यान में रखनी है बिल्कुल कि जो स्मूथ ईआर है उसमें राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट और नो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं और वहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में आई थिंक तारक काय करके कुछ बोलते हैं। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन जो होता है, कोशिका विभाजन में बताया ना, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, इस तरीके से, उसमें ये हेल्प करता है। इसके बाद एक आपका और टर्म है द सेल इन विच टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर डेवलप्ड ऑर्गेनील्स आर एब्सेंट, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। कहने का मतलब ये है कि जिस सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अदर डेवलप्ड ऑर्गेनील्स, मतलब कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें जिनमें नहीं प्रेजेंट होती हैं, उस सेल का नाम होता है प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है? बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी में। दूसरा आपका सेम इसका जस्ट अपोजिट आप कह सकते हो कि जिनमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अदर ऑर्गेनील्स जो होते हैं, मतलब कोशिका के अदर अंग जो होते हैं, जिनमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मतलब उपस्थित होती हैं, मतलब कि केंद्रक आपका और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कोशिका के अन्य अंग प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इसको हिंदी में यूकैरियोटिक सेल ही बोलते हैं। जो कि यूकैरियोटिक सेल किसके अंदर होती है? हम ह्यूमन बींग्स में, हम इंसानों में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, इन सारी चीज़ों में। तो इसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। आज के लिए अभी इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगती है? कुछ थोड़ा भी आपको कैसा लग रहा है, मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, थोड़ा सा आप लोग शेयर करिएगा तो आगे मैं कोशिश करूँगी। और एक चीज़ आप लोग और सजेस्ट करिएगा, ये इंग्लिश वाले से आप लोगों को कोई दिक्कत अगर है तो आप बताइएगा, मैं हिंदी में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी। हालांकि मैं भी कोई जैसा मेरे पास है मैं उस तरीके से सोच रही हूँ कि आपको एक्चुअली देखिए एग्जाम में क्या होता है कि इंग्लिश वाले वर्ड्स पकड़ने में और आंसर करने में बहुत इजी रहता है, इसलिए मैंने इंग्लिश में डालने की कोशिश करी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हिंदी में करना चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि वैसे तो मैं बाइलिंगुअल लेकर चलना चाहूँगी, लेकिन वो होता है ना टाइप, दोनों टाइप करने में थोड़ा सा, तो आपको जैसा होगा आप बताइएगा। और बाकी जैसे आपको मेरी क्लास लगे थोड़ा सा कमेंट करिएगा। बस मैं एक हेल्प करना चाहती हूँ, बाकी आप लोगों का अगर साथ अच्छा रहा, बना रहा, तो मैं आगे भी और वीडियोस या जो भी कुछ है। और अगर आप लोगों को ये मतलब पीपीटी चाहिए, नोट्स चाहिए, बाकी मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी हैं, अगर आपको चाहिए तो आप बताइएगा, फिर आगे मैं किसी ग्रुप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। चलिए, धन्यवाद। वीडियो देखिएगा, बताइएगा कैसी लगी। ओके, नमस्ते, बाय बाय।